हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे मेडिसिन फार्माकोलॉजी की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक एंटी अस्थमेटिक कैटेगरी के ड्रग के बारे में। तो इस कैटेगरी का जो ब्रांड नेम मैं यूज कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, वह है थियोएस्थलीन, जो कि सिप्ला के द्वारा बनाया गया है। थियोएस्थलीन इसका एक ब्रांड नेम है। इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर आप बात करें तो आपको यहाँ पे दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखेंगे। यह है आपका पहला सॉल्ब्यूटामॉल और दूसरा है आपका थियोफाइलिन। तो ये दो ड्रग आपके कॉम्बिनेशन के रूप में आपके इस मेडिसिन में अवेलेबल हैं, जो अस्थमा या अस्थमेटिक सिम्टम को सप्रेस करने का काम करते हैं। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा इस वीडियो में डिटेल से कि अस्थमा है क्या, होता क्यों है और ये ड्रग कैसे काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको इस ड्रग की कैटेगरी बतानी पड़ेगी। ये जो थियोएस्थलीन के अंदर सॉल्ब्यूटामॉल और थियोफाइलिन है, ये आपके ब्रोंकोडायलेटर की मेन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसके अंदर इनकी अपनी अपनी सब कैटेगरी भी है। सॉल्ब्यूटामॉल एक अलग कैटेगरी को बिलोंग करता है, थियोफाइलिन एक अलग सब कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो चलिए सबसे पहले तो हमको इस एंटी अस्थमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन देख लेना चाहिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फिर हम वापस आएंगे हमारे इस पॉइंट पे और इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। ये जो अस्थमा है, इसको ठीक करने के लिए जो ड्रग हम यूज करते हैं, इसे हम एंटी अस्थमेटिक ड्रग कहते हैं। तो इस एंटी अस्थमेटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन के अलग अलग तरीके हैं। ये जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं, इसे मैंने केडी त्रिपाठी के लेटेस्ट यानी कि 8th एडिशन को फॉलो करके बनाया हुआ है। हमारे जो काम की चीज है, केवल उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। तो एंटी अस्थमेटिक ड्रग को हम मुख्य रूप से इन क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्लास है हमारा ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर कहने का मतलब है ऐसे ड्रग जो कि डायलेट करते हो। किसको डायलेट करते हैं? ब्रोंकिया को डायलेट करने का काम करते हैं। इसके बाद दूसरा जो मेन क्लास है वह है ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट, यानी कि जो ल्यूकोट्रीन के एक्टिविटी को एंटागोनाइज करते होंगे। डेफिनेटली इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तभी इसको एंटागोनाइज किया जा रहा है। तीसरा जो हमारा क्लास है वह है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, यानी कि ऐसे ड्रग जो स्टेबलाइज करते हैं किसको? मास्ट सेल को। स्टेबलाइज करने का मतलब है उनको बैलेंस करके रखते हैं, स्टेबल करके रखते हैं। किसके हिसाब से? मास्ट सेल को। मास्ट सेल के अंदर एक स्पेसिफिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हिस्टामिन। जब ये मास्ट सेल अनस्टेबलाइज होता है या ये ब्रेक होते हैं तो उसमें से हिस्टामिन निकलता है, जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला जो हमारा मेन क्लास है वह है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। देन हम बात करते हैं एंटी आईजीई एंटीबॉडी के बारे में। लेकिन आज इस हम ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट करते हुए उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसकी फार्माकोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। वह है ब्रोंकोडायलेटर्स की मेन कैटेगरी को बिलोंग करने वाले। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ब्रोंकोडायलेटर तो एक मेन कैटेगरी हो गई, इसके अंतर्गत और भी कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हम उसको बोल सकते हैं। तो यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, सब क्लासेस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब सब क्लासेस ऑफ ब्रोंकोडायलेटर कौन कौन से हैं? पहला है आपका बीटा 2 सिंपैथोमाइमोटिक, यानी कि बीटा 2 एगोनिस्ट हम इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर के एग्जांपल कौन कौन से हैं? इनके अंदर के एग्जांपल है सॉल्ब्यूटामॉल, यही तो था हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पीछे वाले ड्रग में। दूसरा एग्जांपल है टर्ब्यूटालिन, बैम्ब्यूट्रॉल, साल्मेट्रॉल, फेमोफेट्रॉल और इफेड्रिन। जबकि दूसरा जो हमारा ड्रग था थियोफाइलिन, ये देखिए किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? अगर हम रिवर्स जाके देखें तो ये मेथाइलजेंथिन की सब कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो एक चीज और जरा ध्यान से देखिएगा, सॉल्ब्यूटामॉल किस सब कैटेगरी के अंदर आया? बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक्स। थियोफाइलिन किस कैटेगरी के अंदर आया? मेथाइलजेंथिन। लेकिन ये दोनों बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक और मेथाइलजेंथिन हैं किस कैटेगरी के? एक्चुअली में ये है आपका ब्रोंकोडायलेटर का। तो असल में जो हम ड्रग देखने वाले हैं वो मेन कैटेगरी को बिलोंग करता है, वो है ब्रोंकोडायलेटर। तो चलिए स्विच करते हैं हमारे पहले वाले स्लाइड में और समझते हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखिए, ये हमने देखा कि ये क्या है, ये है हमारा एंटी अस्थमेटिक ड्रग। तो इसको कुछ ऐसा समझते हैं, एंटी अस्थमा, ठीक है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि अस्थमा या अस्थमा के अटैक को न्यूट्रलाइज करने का काम करते होंगे। तो अस्थमा होता क्या है? क्योंकि मेन पॉइंट तो हमारा यही है, अस्थमा एक ऐसा कंडीशन है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बेस्ड होता है, जहां पे हमारे ब्रोंकिया बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, उनका ल्यूमेन साइज बहुत कम हो जाता है, डायमीटर बहुत कम हो जाता है, जिससे एयर के फ्लो होने में दिक्कत होती है, हमको सांस लेने में तकलीफ होती है और एक विस्लिंग की साउंड आती है और हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग रेस्पिरेशन। इसको कैसे समझा जा सकता है? सिंपल तरीके से एक इमेजिन करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक टनल है। टनल मतलब आपने कभी पुल के नीचे बचपन में खेला होगा, जिसको हम लोग ढोल बोला करते थे। तो बड़े बड़े सीमेंट्स के पाइप लगे होते थे, ऐसे बड़े बड़े।
इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बड़ा आराम से स्पेसियस होने की वजह से ये यहां से मूव करता हुआ बाहर जा सकता है और अंदर बाहर खेलते रहते हैं बच्चे, ऐसा करते रहते हैं। क्या होगा, इमेजिन करते जाइएगा, क्या होगा कि ये जो ढोल का ल्यूमेन साइज है, मतलब ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो डायमीटर है, इसका चौड़ाई है, वो तो मोर देन सफिशिएंट है, इसलिए आराम से लोगों का, बच्चों का मूवमेंट हो रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइए और इसके अंदर हम ब्लॉकेज क्रिएट करना शुरू करते हैं, ये चौड़ाई घटने लगती है और ये चौड़ाई घट करके इतनी हो जाती है, तो ये वाला हिस्सा जो पहले था वो ब्लॉक हो गया, समझ लीजिए। अब हमारे पास कितना बस जगह बचा, ये अंदर में जो आप देख रहे हैं इतना ही जगह बचा। तो क्या पहले वाले कंडीशन और अभी सेकेंड वाले कंडीशन में आपको कोई अंतर नजर आया? आपने साफ साफ देखा कि पहला खूब स्पेस था जबकि दूसरे में स्पेस कम हो गया। तो अब इन व्यक्तियों को क्या मूव करने में पहले जैसा कंफर्ट मिलेगा? नहीं, इनको थोड़ी दिक्कत होगी। अब थोड़ा सा और दिक्कत कर लेते हैं, ये तो आपने देखा, अब जरा ध्यान से देखिए। अब डायमीटर को हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, उसके बाद और छोटा कर लेते हैं। अब ये हमारा फाइनल फोर्थ राउंड आ गया, इसमें देखिए कितना छोटा हो गया। अब इनको यहां से मूव करने में तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और जिस फ्रीली से वो पहले मूव कर रहे थे वो मूव नहीं कर पाएंगे, उनको टाइम लगेगा, धीरे धीरे जाएंगे, हो सकता है कि वो ना भी जा पाए। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। तो इसको हम इस तरीके से नोट कर लेते हैं, प्रॉब्लम 1। ये तो ठीक था। अब अगर प्रॉब्लम को हम थोड़ा और बढ़ा दें तो मतलब क्या होगा? मतलब ये कि अगर मैं सेकेंड स्टेज में देखूं कि जो साइज ल्यूमेन का कम हो गया है, इस पे कोई म्यूकस सब्सटेंस आ जाए, तो इस तरीके से म्यूकस सब्सटेंस भर जाए, तो चिपचिपा पदार्थ आ जाए, तो कैसे समझा जाए? मान लेते हैं इसी ढोल में जो एक पुल के नीचे बनाया गया है, वहां पे बारिश की वजह से कीचड़ जाने लगते हैं, मड जाने लगते हैं, वो वहां पे भर जाता है, कीचड़ भर जाता है ना, तो ये भर जाएगा। तो अब जगह एक तो पहले से कम हो गई, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 1। और प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे आपके म्यूकस यानी कि मड का एक्यूमुलेशन हो गया। तो पहले से ही प्रॉब्लम थी प्लस दूसरा प्रॉब्लम, ये दोनों मिलकर के प्रॉब्लम को तो और ज्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं। इससे इस व्यक्ति का मूवमेंट बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसी से समझा जा सकता है कि ये कितनी भी प्रॉब्लम होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं अस्थमा के रेस्पेक्ट में। अगर अस्थमा के रेस्पेक्ट में बात करें तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बहुत मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो हमारे जो ब्रोंकिया है, ब्रोंकियल ट्री है, ये इस तरीके से आगे जाकर के एल्वेलाई से कनेक्ट होते हैं। इन एल्वेलाई का क्या काम होता है? इन एल्वेलाई का स्पेसिफिक काम होता है कि ये ऑक्सीजन को और CO2 को रेस्पेक्टिवली एक्सचेंज करने का काम करते हैं और यही हमारे लिए आवश्यक है। अगर इसको आप एक सेक्शन कटिंग काट के देखें ब्रोंकियो को, तो वो भी बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देगा। ये रहा एक मेरा नॉर्मल ब्रोंकिया, दिस इज रिप्रेजेंटेटिंग नॉर्मल कंडीशन। अगर ये कंडीशन नॉर्मल है, मतलब जैसा आप है, मैं हूं, वैसा कंडीशन अगर हम ले लें तो इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन हमारा जा रहा है वो बहुत आसानी से चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन विल बी देयर, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी भी किसी व्यक्ति को अस्थमैटिक अटैक होते हैं या एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं तो इन ब्रोंकिया में इन्फ्लामेशन होने लगता है, ये सूजने लगते हैं। तो ये सूज करके फैलने लगेगा तो ये पूरा का पूरा जो डायमीटर है वो कम होता चलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन, जिससे वो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। तो इस तरीके से ब्रोंकिया क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सकरा हो गया, सिकुड़ गया, और ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। यहां पे एक चीज और, ये अगर इस वाले पॉइंट पे देखेंगे जरा आप, तो आपको यहाँ पे एक छोटे छोटे एक सेल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसे हम बोलते हैं गॉबलेट सेल। ये जो गॉबलेट सेल है ये म्यूकस को सिक्रीट करता है। तो इस तरीके से म्यूकस सब्सटेंस सिक्रीट होने की वजह से यहाँ पे ये पूरा चोक होने लगता है और हवा फिर हमको प्रॉब्लम जाती है। इसलिए जो हमारा ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हमारे एंटीएस्थमेटिक ड्रग का, वह है ब्रोंकोडाइलेशन। तो अगर हम एंटीएस्थमेटिक ड्रग देते हैं तो वो इनको डायलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो डायलेट करने के बाद कैसा होगा, सबसे पहले ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मल, जो पहला था। जब इस पे अटैक होगा, अस्थमैटिक अटैक होगा, इसको मैं लिखता हूं अस्थमैटिक अटैक, ठीक है। तो अस्थमैटिक अटैक होगा तो इसका जो डायमीटर है वो इन्फ्लामेशन की वजह से छोटा हो जाएगा। मतलब ये रहा आपका डायमीटर, यहाँ तो पूरा पूरा खुला हुआ है। ये जो हिस्सा है वो इन्फ्लैम्ड टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तीसरे में आप देखिए यहाँ पे अगर म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाए तो ये सकरा हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम ब्रोंकोडाइलेटर या एंटीएस्थमेटिक ड्रग की कैटेगरी देते हैं, फिलहाल तो हम यहाँ पे ब्रोंकोडाइलेटर ही समझ रहे हैं ना, तो अगर हम ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं तो ये जो आपका प्रॉब्लम था नैरो होने का, वो वापस से पहले की तरह जो पहला कंडीशन था वैसा ही आकर के आपका फाइनल कंडीशन भी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ पे जो डायलेशन था वो अचीव हो जाएगा और इससे हमको एयर के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब हुआ कैसे, ये सब कैसे हो रहा है, इसको भी समझना आवश्यक है। मतलब ये अस्थमैटिक अटैक
हुआ क्यों, ऐसा क्या हुआ जिससे हमारा जो ब्रोंकिया है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया और उसकी वजह से हमको फिर ड्रग लेनी पड़ी। इसके लिए थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हमको, लेकिन मैं आपको वहां पे भी एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि अस्थमा का उसको शायद पहले से रिकॉर्ड रहा हुआ हो, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, एक स्पेसिफिक, उनकी बॉडी क्या, हमारी सबकी बॉडी में एक स्पेसिफिक सेल होते हैं, जैसे हम कहते हैं मास्ट सेल। दिस इज मास्ट सेल। मास्ट सेल ऐसे तो हमारी बॉडी के लगभग काफी जगह पाए जाते हैं, लेकिन मेन जो पार्ट होता है वो आपके लंग्स में ज्यादा लोकेटेड होते हैं, स्किन में भी अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टेंट में से एक इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हिस्टामिन। तो ये इस मास्ट सेल के अंदर ये हमारे हिस्टामिन हो गए। ये जो ग्रेन्यूल जैसे डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं, दीज आर दी हिस्टामिन। ये हो गया हमारा हिस्टामिन। हिस्टामिन के भी अलग अलग टाइप होते हैं उनके बाइंडिंग के रिसेप्टर के अकॉर्डिंगली। तो फिलहाल ये हमारा हिस्टामिन हो गया। इस मास्ट सेल के ऊपर एक बाइंडिंग साइट होते हैं जिसे हम एपिटोप कहते हैं। इस तरीके से एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट है, ये लोकेटेड होते हैं। और जब कभी भी हम किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं जिसमें एलर्जी कॉज करने की एबिलिटी हो, जैसे हम कहते हैं एलर्जन, तो जब कभी भी कोई एलर्जन मतलब एलर्जन, ऐसे एजेंट जो एलर्जी कॉज करते होंगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए एक डॉट बना देता हूं। जब कभी भी एलर्जन आते हैं और अपने इस बाइंडिंग साइट पे बाइंड होते हैं, तो ये जो मास्ट सेल है वो डीग्रेनुलेट हो जाता है और इसके बाद ये जो हिस्टामिन है वो रिलीज होने लगते हैं। तो ये हमारे हिस्टामिन हो गए। ये हिस्टामिन अपने अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड होते हैं। ये हिस्टामिन के दो मेन रिसेप्टर हैं, H1 और H2। ये H2 जो है हमारे एसिड के सिक्रेशन का रिस्पॉन्सिबल है GIT में, और ये H1 जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो हमारा हिस्टामिन है वो आपके H1 रिसेप्टर, दिस इज दी H1 रिसेप्टर, इस पे जाकर के बाइंड हो जाता है इस तरीके से, और इस पे बाइंड होकर के वो अपना जो एक्शन है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का वो देता है। तो इस तरीके से हमारा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और फिर एयरवे के पास में प्रॉब्लम जाएगी और हमको अस्थमा का अटैक आएगा। यहाँ पे आपने देखा ब्रोंको डायलेटर का, आगे जो क्लास मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था उसमें तो ये भी है ना, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, तो वो सब अलग अलग तरीके से काम करके आपको सपोर्ट करेंगे अस्थमा से रिलीफ देने में। ब्रोंको डायलेटर कैटेगरी का ड्रग एक सीधा सा काम करता है। वो सीधा सा काम कैसा है, ऊपर आप जरा देखिएगा नोटेशन में, ये मेरा कोई भी ल्यूमेन साइज है। अगर हम ब्लड के सेल में बात करें तो वो वैसो के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, ब्रोंकिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो ब्रोंको के कॉन्स्ट्रिक्शन में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे समझ रहे हैं कॉन्स्ट्रिक्शन या डायलेशन का मतलब। तो ये एक नॉर्मल साइज है, ये यहां से अगर आप देखें तो ये एक नॉर्मल साइज है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल वन। ठीक है, जब इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक सब्सटेंस आ जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो इसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जब पहले इसमें आराम से मूव कर सकता था, अब इसी साइज का व्यक्ति इसी जगह में मूव करने में उसको दिक्कत जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसको हमको पहले के जैसा रिस्टोर कर देना है, जैसा पहले था वैसा अभी हो जाए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अस्थमा को अटैक करने के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, कोई डस्ट पार्टिकल, जब कभी भी हम किसी डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं, धूल के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमको प्रॉब्लम हो जाती है। एक्सेसिव ठंड, जिसको अस्थमा होती है उसको ठंड अस्थमा को ट्रिगर कर देता है, तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो पालतू जानवर हैं उनके फर, बाल जो गिरे हुए होते हैं वो भी दिक्कत कर सकते हैं, तो वो अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज का जो ड्रग था हमारा थियोएस्थेलिन, जिसके अंतर्गत दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट थे मेन, सॉल्ब्यूटामॉल और थियोफाइलिन, ये कैसे काम करते हैं यह हमारा ब्रोंको डायलेटर है। ब्रोंकिया को डायलेट करके एयर के पैसवेज को थोड़ा स्पेसियस कर देते हैं, जिससे हमारा जो एयर का मूवमेंट है वो आराम से हो जाता है। अब तो बात हो गई इसके ड्रग के रेस्पेक्ट में। अब कुछ मेडिसिन में जो कुछ लेबल लगे हुए हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो थियोएस्थेलिन है वो क्या है, ईच अनकोटेड टेबलेट, ये अनकोटेड टेबलेट है, दैट मीन्स इसमें कोई कोटिंग नहीं हुई है। अब इसको भी समझ लेना जरूरी है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स भी आपको। जब हम टेबलेट को बनाते हैं, कंप्रेशन करते हैं, तो उसके बाद उसमें कोटिंग करते हैं या नहीं करते हैं, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव। तो अगर इसमें हम कोटिंग करेंगे तो वो कोटिंग होगी, वो कोटिंग अलग अलग तरीके की हो सकती है, वो फिल्म कोटिंग हो सकती है, वो एंट्रिक कोटिंग हो सकती है, वो टेस्ट को मास्क करने के लिए शुगर कोटिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर हम कोटिंग नहीं करेंगे तो वो कहलाएगा अनकोटेड टैबलेट। इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन सॉल्ब्यूटामॉल सल्फेट बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया विच इज इक्विवेलेंट टू सॉल्ब्यूटामॉल, और ये कितना है, ये 2 mg का है। जबकि दूसरा आप देखिए थियोफाइलिन एनहाइड्रस इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली यह है 100 mg।
जब कभी भी आप कोई ड्रग देखते हैं तो हमेशा उस ड्रग की क्लासेस और अगर हो सके तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चलेगा और आपको याद करने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। एक चीज और इस पे लिखा हुआ है, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। वैसे तो ये सभी में लिखा होता है क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं होता कि ये है क्या, वो मुंह में ना ले लें, इसलिए बचा जाना चाहिए। और यहाँ पे ये एक चीज और आप देख रहे हैं रेड कलर के बॉक्स में, वह शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग, यानी कि ऐसा ड्रग जिसको आप बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं ले सकते और वैसे भी लेना नहीं चाहिए। हमारे किसी भी वीडियो में हम डोज कभी नहीं बताते हैं और डोज बताने का मकसद यही है कि आप उसको लेना शुरू करें, इसलिए हम डोज नहीं बताते हैं ताकि आप अपने हिसाब से डोज डिसाइड ना कर पाए। क्योंकि देखिए अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग कंडीशन हो सकती है। अगर यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, ए और दूसरा है बी, दोनों को प्रॉब्लम भले ही सेम दिख रही है, सांस लेने में तकलीफ है, सब कुछ दिक्कत है, लेकिन इनकी तकलीफ थोड़ी सी कम है, इनकी तकलीफ थोड़ी बहुत ज्यादा है। और अगर इन्होंने कम वाले ने ज्यादा का डोज ले लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, या ज्यादा वाले ने कम डोज ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, उनको एक्शन नहीं मिलेगा, रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी ड्रग अपनी मर्जी से ना लें। दोनों के ड्रग डिसाइड करना उनके इंडिविजुअल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।